So your favorite physics channel is back and आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर्स। करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स की जो फोर्सेस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग वायर्स, फोर्सेस ऑफ कोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं मूविंग चार्जेस से या करंट से और एक्ट करते हैं मूविंग चार्जेस पे या करंट्स पे। तो आज के वीडियो में हम फोर्सेस देखेंगे करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर। तो देखिए, पहले तो हम इसका बेसिक स्टडी कर लेते हैं। चार्ज के ऊपर जो फोर्स कैलकुलेट जिस तरीके से की जाती है उसी रिजल्ट को यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन ए वायर एलिमेंट। एक वायर के छोटे से एलिमेंट्स पे फोर्स पहले तो कैलकुलेट करेंगे और फिर पूरी लंबी वायर पे भी ऐसी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। तो कंसीडर कीजिए कि एक वायर है, ये आपके पास, ये एक लंबी सी वायर है। देखिए, ये किसी मेटल की वायर है, ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ ए मेटल की वायर बनी हुई है। ये वो वायर है जो हमें गिवन है, जिसके अंदर हमें जिसके एलिमेंट पे हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं कि इस वायर के अंदर एक आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आई करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है, आई करंट बाहर निकल रहा है। और ये जो पूरा रीजन ऑफ स्पेस है, इस पूरे रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अलग अलग लोकेशन पर अलग भी हो सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पॉइंट पर हम एलिमेंट पे फोर्स निकालने वाले हैं उस लोकेशन पर ये मैग्नेटिक फील्ड B है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये है B, और करंट ऑफ कोर्स वायर के अंदर है I। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर। वायर का छोटा सा एलिमेंट यहाँ हम कंसीडर करने जा रहे हैं। ये है वायर का वो छोटा सा एलिमेंट जिसके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस एलिमेंट की लेंथ हम लेंगे dl और इस dl को एक वेक्टर मान लेंगे। तो ये देखिए, ये छोटा सा हमारा एलिमेंट है जिसके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। और ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ dl है, इसको एक वेक्टर मान रहे हैं और उस वेक्टर की डायरेक्शन हम क्या मान रहे हैं, इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वही है जो करंट की है। तो अब इस छोटे से एलिमेंट के अंदर क्या हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टिंग वायर के हैं वो मूव कर रहे हैं। इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही है, और किस वेलोसिटी से हो रही है। जब वायर के अंदर करंट दौड़ता है, आप सभी जानते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और वो किस वेलोसिटी से होती है, वो होती है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। वी ऑल नो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सभी इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं, ऐसा हम मान कर चलते हैं। तो यही हम मानेंगे कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ये जो dl लेंथ का एलिमेंट है, इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम जानने में इंटरेस्टेड हैं। इधर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया dA है, ये dA क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये है, ये dA नहीं, इसको A क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर है A, A है इसका
क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ है dl, तो इसकी वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम हो जाएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ dl। इस वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? वेल, मल्टीप्लाई कर लो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी n से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इन सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज dq, ये कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू e। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज e से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल चार्ज dq इनसाइड दिस एलिमेंट। अब ये सारा चार्ज किस वेलोसिटी से चल रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे इस चार्ज की वेलोसिटी हमें मालूम है, इस चार्ज की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और करंट जो इस वायर के अंदर है वो है NEA इंटू VD। तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD जो है ये कितनी आ गई? ये आ गई करंट I बाय NEA। इस वेलोसिटी से ये चार्ज इस वेलोसिटी से चल रहा है। अब इसके ऊपर जो फोर्स आएगी DF, वो कितनी होगी? देखिए, ये होगी Q, ये रहा Q चार्ज, NEA, Q है NEA इंटू DL। इसको इसके बाद अब हम लेंगे VD क्रॉस B, VD क्रॉस B, QV क्रॉस B, यही होता है ना चार्ज के ऊपर फोर्स। तो ये DF आ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ देखो ऐसा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है और चार्ज नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं और चार्ज को पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं, करंट ऐसे ही लिया जाता है। तो हम चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो हम चार्ज को पॉजिटिव ही अज्यूम कर लेंगे, करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में ही होता है। तो ये पॉजिटिव इतना चार्ज, ये इतना पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, ये अजम्पशन के साथ भी आप चल सकते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज VD वेलोसिटी से चल रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई एम श्योर आप इस बात से मेरे साथ सहमत हो गए होंगे। तो ये जो DF आया, देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है NEA इंटू DL। VD कितना है? VD है I बाय NEA। और डायरेक्शन का हिसाब सही रहे इसके लिए हम ऐसा करते हैं, VD पर से वेक्टर का साइन हटा के DL के ऊपर लगा देते हैं। अब DL और VD का क्रॉस प्रोडक्ट हम ले डालेंगे, ये स्केलर फॉर्म में हमने DVD है, ये VD का केवल मैग्नीट्यूड है। DL की डायरेक्शन वही है जो VD की थी, तो मैंने अगर वेक्टर साइन यहाँ से इधर शिफ्ट कर भी दिया तो हमारी डायरेक्शन अभी भी इससे करेक्ट ही आएगी, राइट। सो ये जो DF अब आ रहा है, इसमें ये NEA कैंसिल हो गया, ये DF कितना आया? DF अब आ गया है I इंटू DL क्रॉस B, ये DF हमने लिया, अग्रीड। तो ये हमारा किसी छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट की फोर्स का फॉर्मूला है। किसी छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट पर ये फोर्स एक्ट किया करती है, राइट।
तो अगर एक छोटे एलिमेंट पे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो लंबी वायर पे क्यों नहीं? लंबी सी कोई वायर यदि रहे तो हमें सिर्फ एक काम करना है कि उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेकअप कर देना है और उन सब की फोर्सेस का वेक्टर समेशन कर देना है. सो दैट इज अ सिंपल टास्क. अब वायर अगर स्ट्रेट हो, बेंट कर्व्ड हो, एटसेट्रा इस तरह के कई केसेस निकल आते हैं. फील्ड यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ऑल दीज पॉसिबिलिटीज नाउ एग्जिस्ट. तो ये सभी पॉसिबल केसेस के लिए हम फोर्स कैलकुलेट करने के सिंपल जुगाड़ बना लेते हैं जिनको हम दिमाग में रखेंगे, आगे काम आएंगे फोर्सेस कैलकुलेट करने में. तो लेट अस टेक अप ए सिंपल डिस्कशन ऑन दी फोर्सेस इन वेरियस केसेस. तो पहले तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वाले ही केसेस ले लेते हैं. तो पहले कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वायर पहले सीधी है, फिर उसको कर्व करके देखेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा. तो टू स्टार्ट विथ आप लीजिए एक स्ट्रेट वायर. कहाँ पर रखेंगे इस वायर को? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो देखिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है. ये रही एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. और कहाँ रखी गई है ये वायर? देखिए ये वायर रखी हुई है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ये वायर है, इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट है आई. वायर की लेंथ एल और इस इलाके में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है. इस पूरे इलाके के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि है बी. मान लेते हैं वो बी इस डायरेक्शन में है. तो अब क्या करते हैं, इस वायर के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं. ये बी यूनिफॉर्म है हर जगह. तो यहाँ एक डीएल लेंथ का ये एलिमेंट कंसीडर कर लो. ये है डीएल लेंथ का हमारा एलिमेंट. इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड बी है और क्योंकि ये बी कांस्टेंट है और ये थीटा भी इधर कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वायर भी स्ट्रेट है, इसलिए इस एलिमेंट पर जो फोर्स आई डी एफ ये कितनी आ गई? आई डी एल क्रॉस बी. ये फोर्स आ गई एलिमेंट के ऊपर. आई डी एल क्रॉस बी इतनी फोर्स आई. अब सभी एलिमेंट्स के ऊपर जो फोर्सेस होंगी सेम डायरेक्शन में होंगी. अब इन सब का समेशन कर लीजिए. तो dF का हमने जब समेशन किया ये आएगा I इंटू डी एल क्रॉस B. लेकिन अब देखो ये जो B है ये यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है थ्रू. ये B थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. तो क्योंकि B थ्रू आउट कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से यानी समेशन से बाहर आ जाएगा. अब समेशन केवल dl का लिया जाए तो क्या आ जाएगा? L आ जाएगा. तो ये दोनों तरफ अगर समेशन ले लें तो हमें नेट फोर्स अब मिल जाएगी, राइट? समेशन इधर भी लिया, समेशन इधर भी लिया तो हमें नेट फोर्स F मिल गई. ये F कितनी आएगी? I dl का समेशन L वेक्टर क्रॉस B. ये L वेक्टर हम किस डायरेक्शन में लेंगे? इसका मैग्नीट्यूड तो वायर की इस लेंथ के बराबर है ही, इसकी डायरेक्शन वो ले लेंगे जो करंट की है. और फोर्स की डायरेक्शन के लिए तो अब आपके पास वो बचपन वाला जो रूल होता है FBI वाला वही इस्तेमाल होगा. B से परपेंडिकुलर करंट का कंपोनेंट ले लीजिए या L का कंपोनेंट B से परपेंडिकुलर वाला ले लीजिए. तो ये जो L वेक्टर है इसका कंपोनेंट लीजिए जो B से परपेंडिकुलर आए वो इस डायरेक्शन में आएगा.
इसको क्या कह देंगे आप, कैपिटल आई, ये रहा बी, ये रहा कैपिटल आई, और ये फोर्स जो है आप देख ही सकते हो इनटू द प्लेन आ गई। ये जो फिगर है, डायग्राम है, इसके प्लेन में इनटू द प्लेन डायरेक्शन में आप देख सकते हो ये फोर्स आ रही है। करेक्ट। तो किसी स्ट्रेट वायर पे अगर फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो ये एक सिंपल तरीका आपके पास उपलब्ध है, अवेलेबल है। अगर वायर कर्व रहे और फील्ड यूनिफॉर्म हो तब भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये तो स्ट्रेट वायर के केस में हमने देखा, राइट, ये वायर स्ट्रेट। अब अगर कर्व्ड वायर हो तो क्या रहेगा, देखिए व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ए कर्व्ड वायर। अगेन कहाँ, इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड में कर्व्ड वायर रखेंगे और देखेंगे उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो देखिए ये रही आपकी एक कर्व्ड वायर, करंट इसमें है I, और इस पूरे इलाके में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से B। ये यूनिफॉर्म है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड। अब इस वायर पे फोर्स निकालनी है तो यहीं पर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट ये ले लो, ये है डीएल, ये वाला एलिमेंट, ये है थीटा। तो इस डीएल लेंथ के एलिमेंट पर जो डीएफ नेट फोर्स आएगी, डीएफ नेट फोर्स ऑन दिस एलिमेंट कितनी आई, ये आ जाएगी आई डीएल क्रॉस बी। अब याद रहे फिर से बी यूनिफॉर्म है, तो अब अगर दोनों तरफ हम समेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ये सारी फोर्सेस ऐड करेंगे, देखिए कैसे ऐड होंगी। डीएफ का समेशन ले रहे हो, इधर डीएफ इंटीग्रेट हो रहा, इधर आई डीएल क्रॉस बी का समेशन या इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं। क्योंकि बी यूनिफॉर्म है वो इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल आप सिर्फ डीएल का लेंगे। तो ये आई एफ आई डीएल का समेशन क्रॉस डीएल का समेशन लेके और फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए बी के साथ, ये हो गया, राइट। अब आई डीएल क्रॉस बी, ऐसे ये फोर्स आ रही है। तो डीएल का समेशन क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। देखिए सबसे पहला ये आपने डीएल वेक्टर लिया, फिर उससे अगला डीएल वेक्टर, फिर उससे अगला डीएल वेक्टर आप लेते हो, ऐसे सारे डीएल वेक्टर्स को ऐड करते चले जा रहे हो। तो ये सारे डीएल वेक्टर्स यहाँ से यहाँ तक के ऐड करोगे तो आपको ये वाला वेक्टर एल मिल जाएगा, या इसे एल इफेक्टिव बोल देते हैं। तो ये फोर्स क्या आ जाएगी, ये फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू आई इंटू एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये एल इफेक्टिव क्या आया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट वेक्टर बना लीजिए, वायर के स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर बना दीजिए, वो आपका एल इफेक्टिव। डायरेक्शन के रूल में कोई बदलाव नहीं है, वही डायरेक्शन रहेगी। बी के डायरेक्शन में आप ये उंगली रखेंगे, ये उंगली रखेंगे कैपिटल आई के डायरेक्शन में, और कैपिटल आई क्या होगा,
आई करंट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये कैपिटल आई। FBI वाले रूल से वैसे ही आप फोर्स निकालेंगे, ये F, ये B, ये I। तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करो तो ये B आपका इस डायरेक्शन में है, राइट। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये L इफेक्टिव का कंपोनेंट आएगा, ये होगा आपका कैपिटल I। अब ये हुआ B, ये हुआ कैपिटल I, और फोर्स आप देख सकते हो इनटू द प्लेन आ गई, जैसे इस केस में आई थी वैसे ही यहाँ भी आ गई। तो वायर स्ट्रेट हो या कर्व्ड, फोर्स की कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं आता है। परंतु अगर वायर खैर वायर कैसी भी हो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये दोनों ही तौर तरीके काम नहीं आने वाले। उस केस में तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप छोटे छोटे एलिमेंट्स की छोटी छोटी फोर्सेस लीजिए और फिर उन सभी फोर्सेस का वेक्टर समेशन कीजिए। वेक्टर समेशन कैसे होता है? वेक्टर समेशन जो है वो x कंपोनेंट्स का समेशन अलग से करके y कंपोनेंट्स का समेशन अलग से और z कंपोनेंट्स का समेशन अलग से करके होता है। सो दैट इज समथिंग वी विल डू अगर कभी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर हो। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स इसके दो एक करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने स्ट्रेट वायर और कर्व्ड वायर पर देखा। एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए, आइडिया हो जाए कि उस केस में कैसे फोर्स निकाली जाती है। तो अब एक स्ट्रेट वायर को रख कर देखेंगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में। हालांकि वायर कर्व्ड हो तो भी आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ऐसे कोई खास कठिन काम वो भी नहीं होता है, लेकिन जस्ट टू कीप थिंग्स अ लिटिल सिंपल, आपको आइडियाज समझ में आ सके इस हिसाब से हम देखेंगे। तो ये देखिए आपको गिवन है बोर्ड का प्लेन जो कि है XY, ये है X एक्सिस, Y एक्सिस, और इस पूरे रीजन ऑफ स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ये है B0 x I कैप प्लस B0 x j कैप। अब ये जो फील्ड मैंने लिखा है, फील्ड का एक्सप्रेशन, इसमें x आ रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट पर ये फील्ड डिपेंडेंट, ये फील्ड x कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये फील्ड वेरिएबल फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन x कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ एक वायर भी रख कर देखते हैं। यहाँ एक ये वायर रखी है L लेंथ वाली, L लेंथ वाली ये वायर है, और इस वायर के अंदर जो करंट है वो है I करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। इस वायर पर हम फोर्स कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड x कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है, तो हमें इसमें एक एलिमेंट लेना होगा जिसका x कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो। तो लेट्स से ये यहाँ पर ये एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका x कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन x है, और ये इसकी लेंथ dx है। dx लेंथ वाला जो ये एलिमेंट है, इस पर फोर्स जरा कैलकुलेट की जाए तो dx लेंथ के इस एलिमेंट के ऊपर क्या फोर्स आएगी। उसके लिए पहले इसका dl वेक्टर बना लिया जाए। dl वेक्टर कितना आएगा? dl वेक्टर होगा dx, ये उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है I कैप यानी x डायरेक्शन, तो I कैप से ये डायरेक्शन इंडिकेट हो गई। अग्रीड? तो जो df फोर्स है हमारे एलिमेंट के ऊपर, जो ये हमारा
वायर एलिमेंट है, इस पर फोर्स DF आएगी I इंटू DL, DL है DX I कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विथ B, I इंटू DL क्रॉस B, किसी भी एलिमेंट पर ये फोर्स होती है। क्या भी आया है, B आपको गिवन है इनफैक्ट, B नॉट एक्स आई कैप प्लस B नॉट एक्स जे कैप, ये DF आ गया। अब जरा इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं DF क्या आ रहा है। ये आ जा रहा है I dx I कैप इंटू दिस। अब I कैप क्रॉस I कैप लोगे तो 0 आ जाएगा, और दूसरी टर्म आएगी I कैप क्रॉस J कैप वाली, तो उसमें क्या I B नॉट एक्स I कैप क्रॉस J कैप, I कैप क्रॉस J कैप कितना हुआ करता है, K कैप, राइट। तो ये DF जो आ रही है, एक DX यहाँ मैंने मिस कर दिया है, ये DX ये वाला इंटू K कैप, करेक्ट। K कैप का मतलब ये फोर्स पॉजिटिव Z डायरेक्शन में है। अब नेट फोर्स जो आएगी सारे एलिमेंट्स की फोर्सेस का समेशन, लेकिन ये काम यहाँ थोड़ा आसान हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट्स के ऊपर जो फोर्स है वो Z डायरेक्शन में है। अब सभी एलिमेंट्स के ऊपर जो फोर्सेस हैं अगर वो Z डायरेक्शन में आ रही हैं तो ट्रैक्टर सम करना काफ़ी रहेगा, वेक्टर समेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ अब आप सिंपल एक समेशन कर दीजिए, अलग अलग कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो क्या आया, I B नॉट K कैप एक्स dx, इसका समेशन। अगर अलग अलग कंपोनेंट्स होते तो फिर अलग अलग समेशन, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता, वो यहाँ नहीं करना पड़ रहा है। तो F क्या आ गया, I B नॉट, और x dx का इंटीग्रल 0 से L तक हो रहा है, ये 0 से L तक x की लिमिट्स आएंगी, तो I B नॉट ये x स्क्वायर बाय 2 इंटू K कैप लिमिट्स 0 टू L, ये F क्या आ गया। अब इसमें L और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I B नॉट L स्क्वायर बाय 2 K, ये फोर्स आ गई पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, फोर्स का मैग्नीट्यूड है I B नॉट L स्क्वायर बाय 2। तो ये हमने फोर्स कैलकुलेट करनी सीखी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने ये सीख लिया है। अब अगली क्लास जब हमारी रहेगी, अगला वीडियो जब हम रिलीज़ करेंगे उसमें हम इसके कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है एज यूजुअल, कीप एनकरेजिंग मी, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, इस चैनल को एनकरेज करें, so that I keep doing the work that I do, keep doing the work that I love. I am extremely sorry that over the last month or so यहाँ ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया because of being busy, also certain personal situations, but hope to bring out videos on a more regular basis in the coming days, weeks and months. So bye bye for now. Let's meet for the next video where we discuss the forces on wires, more examples, इसके interesting वाले examples कुछ एक देखेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।